हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समूह 17 के प्रथम तत्व क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरीन से संबंधित सिलेबस में हमें Cl2 और HCl के विचरण, गुणधर्म और उपयोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम क्लोरीन का विचरण पढ़ेंगे। तो विचरण में हम देख रहे हैं यानी बनाने की विधि में प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक निर्माण की विधि है। यहाँ पे औद्योगिक निर्माण की विधि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रयोगशाला विधि में मैग्नीज डाइऑक्साइड को यानी MnO2 को गर्म किया जाता है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 और प्लस H2 और साथ में हमें क्लोरीन प्राप्त हो जाती है Cl2। तो ये रिएक्शन है प्रयोगशाला विधि की, जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl से रिएक्शन करके क्लोरीन गैस दे रहा है। सेकंड है औद्योगिक निर्माण की विधि। तो इसकी दो विधियां हैं, फर्स्ट है डिकन विधि और सेकंड है वैद्युत अपघटनी विधि। वैद्युत अपघटनी विधि कई प्रकार के सेलों द्वारा कराई जाती है। यहाँ पर हम नेल्सन सेल के द्वारा वैद्युत अपघटन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वैद्युत निर्माण, औद्योगिक निर्माण की दो विधि है, डिकन विधि और वैद्युत अपघटनी विधि, और ये दोनों विधियां ही एग्जाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। औद्योगिक निर्माण की दो विधियों में फर्स्ट विधि हम देख रहे हैं डिकन विधि। तो डिकन विधि में क्लोरीन गैस के निर्माण के लिए हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यानी HCl का ऑक्सीकरण कराया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा, और यहाँ पे हम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, वो है CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्यूप्रिक क्लोराइड जो कि एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, इसका उपयोग किया जा रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो है 450। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि HCl का ऑक्सीकरण हो जाता है और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है H2O और साथ में Cl2 यानी क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। अब हम इस अभिक्रिया की उत्प्रेरकी अभिक्रिया देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो उत्प्रेरक है क्यूप्रिक क्लोराइड, ये अपघटित हो जाता है और हमें प्राप्त होता है क्यूप्रस क्लोराइड और साथ में क्लोरीन गैस। इसके बाद क्यूप्रस क्लोराइड जो प्राप्त होता है इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी हम देख रहे हैं Cu2Cl2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है Cu2OCl2, या फिर इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CuO.CuCl2, जिसे क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड कहा जाता है। अब ये क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड HCl से रिएक्शन करता है यानी Cu2OCl2 ये रिएक्शन करेगा HCl से और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है अब CuCl2 और प्लस H2O। तो हम देख रहे हैं CuCl2 यानी हमें क्यूप्रिक क्लोराइड प्राप्त हो गया। जो उत्प्रेरक हम लिए हुए थे वही उत्प्रेरक हमें लास्ट में प्राप्त हो गया है। तो और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पूरी अभिक्रिया में इस तरीके से हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है। रिएक्शन को एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट जो उत्प्रेरक है क्यूप्रिक क्लोराइड, इसका अपघटन होता है और हमें प्राप्त होता है क्यूप्रस क्लोराइड। फिर क्यूप्रस क्लोराइड O2 से इसका ऑक्सीकरण होता है और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड। अब क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड अब HCl से रिएक्शन करता है और यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। अब अगर तो इस प्रकार जो उत्प्रेरक हम प्रारंभ में ले रहे थे वो उत्प्रेरक हमें लास्ट में भी प्राप्त हो जा रहा है और साथ में हमें क्लोरीन गैस मिल जा रही है। अब हम डिकन विधि का अरेंजमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑक्सीकारक कक्ष होता है जिसमें CuCl2 यानी उत्प्रेरक रखा होता है और इसमें हम HCl और वायु प्रवाहित करते हैं। वायु में ही ऑक्सीजन उपस्थित है जिससे ये ऑक्सीकृत होगा, ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर को हमें 450 डिग्री सेल्सियस रखना है, तो इसलिए यहाँ पे हम गर्म वायु भी प्रवाहित करते हैं जिससे कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाए। तो आगे हम देखते हैं कि HCl और वायु, तो वायु की जो ऑक्सीजन है वो HCl से रिएक्शन करती है और यहाँ पर H2O और Cl2 बनाएगी। H2O और Cl2 बनेगा जब HCl ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी। तो इस तरीके से ऑक्सीकारक कक्ष में हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इस क्लोरीन गैस में HCl की अशुद्धियाँ होंगी, साथ में इसमें वाष्प होगा, वाष्प की नमी होगी और इसके अतिरिक्त इसमें वायु में उपस्थित अन्य गैसें भी होंगी जो अशुद्धियों के रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगी।
तो अशुद्धियों को दूर करने से पहले हम इसे एक अन्य कक्ष में लाते हैं जिसे हम कहते हैं शीतलक। तो शीतलक में हम इस गैस को ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसे हम धावन कक्ष में लाते हैं। तो धावन कक्ष में हम देख रहे हैं क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हुए हैं और ऊपर यहाँ पे हम देखते हैं एक पात्र है, इस पात्र में जल भरा होता है। तो जब गैस यहाँ पे इस पाइप से आ रही है, पाइप में छिद्र होता है, इस छिद्र के सहारे गैस यहाँ से निकलती है और ऊपर की ओर उठती है। ऊपर हम देखते हैं कि इस पात्र से जल की फुहारें नीचे गिरती हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि इस जो गैसों का मिश्रण है उसमें HCl की अशुद्धियाँ उपस्थित हैं। तो यहाँ जो जल गिर रहा है वो जल HCl से रिएक्शन करता है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से ये रिएक्शन करता है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो जल में विलय होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है और इस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो नीचे एकत्र होने लगता है और इसे हम यहाँ से निकाल कर अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अभी क्लोरीन जो गैस हमें प्राप्त हो रही थी जिसमें HCl की अशुद्धियाँ थी वो अशुद्धियाँ दूर हो चुकी हैं और शेष गैस को अब हम शोषण कक्ष में लाते हैं। शोषण कक्ष में भी हम देख सकते हैं क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हुए हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर पात्र रखा हुआ और इस पात्र में यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 भरा होता है। तो यहाँ पे जब गैस आती है और इस पाइप के छिद्र से निकलकर ऊपर की ओर उठती है तो हम देख रहे हैं कि इस गैस में, क्लोरीन गैस में अभी वाष्प की नमी की अशुद्धियाँ हैं, H2O इसमें उपस्थित है। तो इस वाष्प की अशुद्धियों को दूर करने के लिए यहाँ पे H2SO4 की फुहार यहाँ से ऊपर से गिराई जाती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है गैस में उपस्थित जल को अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार नीचे हमें ये H2SO4 प्राप्त हो जाता है जो जल को अवशोषित किए हुए है और इस प्रकार इसे हम अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो गैस में वाष्प की अशुद्धियाँ थी, क्लोरीन गैस में वाष्प की अशुद्धियाँ थी वो दूर हो गई हैं और ये जो शेष गैस है उसे हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि इसमें हम केवल यहाँ पर HCl की अशुद्धियाँ दूर किए हैं और साथ में नमी की अशुद्धियाँ दूर की हैं। अभी भी इसमें वायु में उपस्थित जो गैसें थी वो अशुद्धियों के रूप में उपस्थित होंगी, यानी डिकन विधि से जो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, इसका आगे भी शोधन किया जाएगा। औद्योगिक निर्माण की सेकंड विधि देखते हैं, विद्युत अपघटनी विधि। तो यहाँ पे हम नेल्सन सेल द्वारा विद्युत अपघटन देख रहे हैं। तो हम देखते हैं विद्युत अपघटनी विधि में NaCl का जलीय विलयन, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, उसका विद्युत अपघटन कराया जाता है और इससे हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो रिएक्शन हम देख सकते हैं कि NaCl का हम जलीय विलयन ले रहे हैं, यानी यहाँ पे H2O भी प्रेजेंट होगा। तो जब विद्युत अपघटन होता है तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है NaOH, साथ में हाइड्रोजन गैस H2 और क्लोरीन गैस Cl2। तो इस प्रकार NaCl के जलीय विलयन यानी ब्राइन के विद्युत अपघटन से हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। अब हम इस रिएक्शन की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं, चूँकि NaCl एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है तो इसका अपघटन हो जाता है और ये आयनित हो जाती है और हमें Na+ और Cl- आयन प्राप्त होता है। अब यहाँ पे H2O भी हम जान रहे हैं कि ये अपघटित हो जाएगा और अपघटित होकर हमें H+ और OH- आयन देगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो H+ आयन है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यहाँ पे आयन जो है वो H हाइड्रोजन परमाणु बना देगा। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, इसलिए एक और हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करेगा और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन का अणु प्राप्त हो जाएगा H2। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो OH- आयन है वो इस Na+ आयन से संयोग करेगा और यहाँ पे Na+ और OH- आयन मिलके NaOH दे देंगे। चूँकि यहाँ हम एक विद्युत अपघटनी सेल का उपयोग कर रहे हैं और विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड ऋण विद्युतीय होता है जबकि एनोड धन विद्युतीय होता है। तो ऋण विद्युतीय होने का मतलब है कि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए अभिक्रिया में ये इलेक्ट्रॉन देगा। वही एनोड धन विद्युतीय है, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए अभिक्रिया में ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं कि H2O जो है वो आयनित होकर हमें दे रहा है H+ आयन और OH- आयन। तो हम देख रहे हैं कि ये जो OH- आयन है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और हाइड्रोजन का अणु बना रहा है।
तो इस प्रकार यदि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन परमाणु में चेंज होगा और फिर ये हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन अणु बना देगा। तो रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए हम देख रहे हैं चूँकि 2 हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इसलिए यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। इसके लिए हम पहले यहाँ पे 2 लिखते हैं, अब 4 हाइड्रोजन हो गए हैं। तो इस तरीके से अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगले स्टेप में Na+ आयन OH- आयन से संयोग करेगा। तो Na+ और OH- आयन मिलकर एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ बनाएंगे, वो होगा NaOH। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का संयोग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है और कैथोड ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए ये रिएक्शन कैथोड पे होती है। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि जो क्लोराइड आयन है Cl- आयन, ये अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये क्लोरीन परमाणु बनाएगा और क्लोरीन परमाणु चूँकि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, इसलिए 2 क्लोरीन परमाणु आपस में संयोग करके क्लोरीन का एक अणु बना देगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, इससे हम 2 क्लोराइड आयन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस प्रकार रिएक्शन अब बैलेंस हो गई है। अब सारी अभिक्रियाओं को हम जोड़ लेंगे। तो अभिक्रिया को जोड़ने के लिए पहले इन्हें पूरी तरह से बैलेंस करना होगा। तो चूँकि एक रिएक्शन बैलेंस है अपने आप में, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 OH- आयन प्राप्त हो रहे हैं और इसी OH- आयन का उपयोग अगले स्टेप में हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें 2 OH- आयन ही लेना चाहिए। तो अब चूँकि इस रिएक्शन में हम यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसमें पूरे में 2 का हम गुणा कर देंगे। अगर हम देख रहे हैं कि जो क्लोराइड आयन है इसी का उपयोग यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिए और हम देख रहे हैं Na+ आयन भी बैलेंस हो चुका है यहाँ पे और सारे बैलेंस हो चुके हैं। अभिक्रिया को हम जोड़ते हैं तो उससे पहले हम देखेंगे क्या चीज़ें कट रही हैं। तो यहाँ पे 2 Na+ आयन है और इस साइड 2 Na+ आयन, दोनों अपोजिट साइड हैं, इसलिए कट जाएंगे। और यहाँ पे 2 क्लोराइड माइनस आयन और यहाँ पे भी 2 क्लोराइड माइनस आयन, तो ये दोनों भी कट जाएंगे और इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी कट जाएंगे। अब जो बचे हैं उन्हें हम सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे चूँकि 2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा था, तो यहाँ पे हमें 2 NaCl प्राप्त होगा और यहाँ पे 2 H2O प्राप्त होगा और इस साइड हमें प्राप्त होगा H2 यानी हाइड्रोजन गैस और प्लस Cl2 क्लोरीन गैस और साथ में हमें NaOH प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ही हमें कैथोड पे प्राप्त हो रही है, जबकि क्लोरीन गैस जो होगी वो हमें एनोड पे प्राप्त हो जाएगी। नेल्सन सेल में हम देख सकते हैं कि एक यू आकार की स्टील की छिद्रित नली होती है जो कि कैथोड की भांति कार्य करती है, यानी ये छड़ एक ऋण विद्युतीय छड़ होगी। कैथोड ऋण विद्युतीय होता है विद्युत अपघटनीय सेल में। और वहीं हम देखते हैं कि ग्रेफाइट के छड़ का उपयोग किया जाता है जो कि एनोड की भांति कार्य करती है। इस प्रकार ये एक धन विद्युतीय छड़ होगी और इन एनोड और कैथोड की छड़ के बीच NaCl का जलीय विलयन भरा होता है, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं। तो ये ब्राइन हम जो देखते हैं कि एक नली के द्वारा इसमें डाला जाता है और यहाँ पर एनोड और कैथोड के बीच यहाँ पर एक एस्बेस्टॉस की संरंध्र डायफ्राम को लगाया जाता है। कैथोड और एनोड को यहाँ पे परिपथ से जोड़कर इसमें धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, जिससे यहाँ पे हम देखते हैं कि कैथोड पे वो अभिक्रिया होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि जो कैथोड है वो ऋण विद्युतीय छड़ है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता और ये इलेक्ट्रॉन को देगी। तो हम देख रहे हैं कि H+ आयन जो है वो यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये परमाणविक रूप में चेंज हो जाएगा और ये परमाणु जो है फिर आणविक रूप में चेंज होकर हाइड्रोजन के अणु का निर्माण करेगा। अभिक्रिया को हम यहाँ बैलेंस भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार हाइड्रोजन गैस हम देख रहे हैं कैथोड पे हमें प्राप्त हो जाएगी और इस तरीके से हम कैथोड से हाइड्रोजन गैस यहाँ से पृथक कर सकते हैं। और एनोड पे हम देख रहे हैं चूँकि ये धन विद्युतीय है, इसलिए यहाँ पे ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो ताकि एनोड उसको ग्रहण कर सके। तो हम देख रहे हैं चूँकि Cl- आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्लोरीन का परमाणु बनाता है और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लोरीन का परमाणु 2 परमाणु जुड़ के एक क्लोरीन के अणु का निर्माण करता है।
अभिक्रिया को हम यहाँ बैलेंस कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एनोड पे क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, जिसे हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ये जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया में हमें NaOH भी प्राप्त हो रहा है। तो NaOH हम देख रहे हैं कि चूंकि ये जो स्टील की हम नली ले रहे हैं ये छिद्रित है, और एस्बेस्टास का जो डायफ्राम यूज कर रहे हैं वो भी सरंध्र है। सरंध्र मतलब कि इसमें रंध्र है, छिद्र है। तो इस प्रकार इस छिद्रों से रिस कर NaOH जो यहाँ प्राप्त हो रहा है वो इससे रिस के नीचे आएगा, और साथ ही साथ NaCl की भी कुछ मात्रा यहाँ पे नीचे आएगी। और यहाँ पे एक पात्र रखा हुआ है जिसमें हम NaCl और NaOH को यहाँ पे एकत्र कर लेंगे। तो इस प्रकार नेल्सन सेल द्वारा विद्युत अपघटनी विधि से हम क्लोरीन गैस का निर्माण कर सकते हैं।